So we'll go ahead with next question. That is question number 6. Important question है 2017 का PYQ है. An arrangement of three parallel straight wires. You can see three A, B and C. These are three parallel straight wires. और dot दिखाना मतलब wire is coming out from the plane of board. तो जो wires है, these wires are perpendicular to the plane of board. तो बाहर आ रहे हैं वायर. अगर वायर बाहर आ रहा है तो करंट भी बाहर आ रहा है. तो करंट इज ऑल्सो कमिंग आउटवर्ड्स. लिखा भी है वैसे, एन अरेंजमेंट ऑफ थ्री पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग करंट I along the same direction is shown in figure. Magnitude of force per unit length, force per unit length on the middle wire B is given by. तो जो मिडिल वायर है B, इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है आपको पूछा है. सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बट सिंपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके पास तीन वायर है ए बी एंड सी. सो यू हैव थ्री वायर्स ए बी सी और डिस्टेंस भी है डी और डी दिया हुआ है आपको. इट इज गुड. तो यू हैव समथिंग लाइक दैट, ऐसा गुड. और ये स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए. तो ये था एक वायर बी, ये है ए और ये है सी. और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी. ये डिस्टेंस है डी, ये है डी और करंट का डायरेक्शन है सेम. अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो मतलब लाइक करंट हो तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है? अट्रैक्टिव होता है. इसका मतलब B को C अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन B ड्यू टू C. और B को A भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A. तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन B ड्यू टू C, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट? डायगोनल, along the diagonal. So you have resultant over here. और ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है that you should know, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है F, this F force will be given by F equals to under root of force on B due to A square plus force on B due to C square, right? But force between two wire किस पे डिपेंड करता है? What is the formula? Formula म्यू जीरो बाई 4 पाई बोल रहे हो. पाई आता है कि नहीं आता है? यस नो यस यस पक्का. तो म्यू जीरो बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस के डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इनटू लेंथ. करंट सेम है? यस. तो करंट I1 I2 I3 सेम है, बराबर. डिस्टेंस सेम है? यस. तो फोर्सेस सेम होंगे? यस. तो मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग, फोर्स ऑन B ड्यू टू A and force on B due to C, they are equal. Magnitude wise they are equal. So the net force will become under root of 2 times of force on B due to A का square. मतलब F will become root 2 FBA. तो you have force F equal to root 2 times of force between B and A, which is mu 0 by 4 pi 2 IB IA अपॉन डिस्टेंस इनटू लेंथ. और आपको पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को यहाँ शिफ्ट कर दो. तो फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल्स टू रूट 2 म्यू 0 बाई 4 पाई 2 I स्क्वायर बाई B. ऑप्शन देख लो, मिल गया आंसर. कौन सा है बताओ? ऑप्शन डी. पक्का श्योर गुड. तो ये आ गया आपका 1 जा 2 जा रूट 2 बाई 2 इज रूट 1 अपॉन रूट 2. तो ये 1 बाई रूट 2 हो जाएगा. म्यू 0 बाई रूट 2 पाई I स्क्वायर बाई डी. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 6. वैसे तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट. तो सॉल्व कर लेते हैं. इसके आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वी विल डू दैट इन मैग्नेटिज्म.
बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट इज बेसिकली पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म चैप्टर. सो अ बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड. एक बार मैग्नेट को तुमने हैंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेट पता होना चाहिए. इक्विलिब्रियम स्टेट अगर पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो यू शुड रिमेंबर, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड था एंड यू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दिस इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. गुड. इसमें हमने एक बार मैग्नेट को हैंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन थ्रेड एंड यू शुड नो इक्विलिब्रियम पोजीशन में यू मस्ट रिमेंबर दिस नाउ, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है. और आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू बार और मैग्नेटिक फील्ड बी बार दोनों में एंगल कितना है? 0 है. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस. स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऐसा ही होता है. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है. इनिशियल वैल्यू इज 0. इनिशियल एंगल को तुम थीटा 0 बोलते हो इफ यू रिमेंबर. बराबर. तो ये पता होगा तो कुछ आगे सॉल्व होगा. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री. मतलब फाइनल एंगल कितना है? 60. डू यू रिमेंबर वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इज म्यू बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल. मैंने तुमको ये पूरा डिराइव करके दिया था. मैंने बोला था कि जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उसको बिल्कुल रेफर मत करना, क्योंकि वो स्पेशल केस था. टेक्स्ट बुक के केस में इनिशियल एंगल कितना देते हैं? 90 डिग्री. टेक्स्ट बुक का जो केस होता है उसमें इनिशियली 90 डिग्री पे रखते हैं मैग्नेट को, परपेंडिकुलर रखते हैं. और वो केस अगर आप लोगे तो थीटा 0 कितना हो जाएगा? 90. व्हाट इज कॉस 90? 0. तो आपको मिल जाएगा माइनस म्यू बी कॉस थीटा. तो वॉटन का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस म्यू बार डॉट बी बार. बट दैट इज अ स्पेशल केस. तो जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैग्नेट इनिशियली इक्विलिब्रियम स्टेट में था. और इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब इनिशियल एंगल 0. फिर उसको हमको 60 डिग्री से रोटेट करना है. फाइनल एंगल कितना? 60. तो 0 से 60 में लाने में कितना वर्क हुआ? W. तो पहले वर्क डन W इक्वल टू म्यू बी कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस 60. व्हाट इज कॉस 60? 1/2. तो म्यू बी कितना हो गया? 1 माइनस 1/2. तो कितना हो गया ये? म्यू बी बाय 2. तो यहां से तुमको म्यू बी की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 टाइम्स ऑफ W. इक्वेशन नंबर 1. गुड. देन आगे क्या बोला है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आगे बोला है नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस पोजीशन इज. अब जब तुमने इसको रोटेट कर ही दिया, ठीक, रोटेट हो गया, 60 डिग्री पे आ गया. अब होगा क्या? ये नॉर्थ पोल था, भूलना नहीं. अब होगा क्या? ये वापस से इसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है. तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. उसको नहीं आने देना है तो उस पर एक अपोजिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा. दैट अपोजिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू द नेचुरल टॉर्क. तो कितना टॉर्क लगाओगे टू कीप दैट इन द सेम पोजीशन? ऐसा क्वेश्चन है. तो हाउ मच टॉर्क विल यू अप्लाई? तो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. व्हाट वाज टॉर्क? म्यू बी साइन थीटा. बट व्हाट इज म्यू बी? 2W. व्हाट इज साइन 60? √3/2. तो 2W √3/2. तो आंसर कितना हो गया? √3W. तो √3W. ऑप्शन नंबर डी. तो बाकी के क्लास बेस के क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है. वी विल जंप टू होम बेस्ड PYQ. बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम वी कैन नॉट डू एवरी क्वेश्चन इन क्लास. But we will try to cover at least one question of each type. One तो ज़्यादा ही हो रहा है हमारा, but we should do other questions also. 2016 का PYQ. An electron is moving in circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 into 10⁻⁻² Tesla. If the value of E by m, charge per unit mass बोलते हैं इसको, चार्ज अपॉन मास का रेशो 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है. डू यू रिमेंबर साइक्लोट्रॉन में हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव किया था? तो आई एक्सपेक्ट दैट यू रिमेंबर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. व्हाट वाज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? QB अपॉन
2πm नहीं याद ना, याद होना चाहिए। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर। याद है नहीं याद है? साइक्लोट्रॉन में सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? mv square by r। व्हाट इज फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल? qvb। ऑफ कोर्स साइन थीटा, लेकिन थीटा 90 है तो साइन 90 कितना है? 1। थीटा 90 क्यों है? क्योंकि v और b परपेंडिकुलर है, और ऐसा क्वेश्चन में भी बोला है वैसा। तो ये और ये हो गया कैंसिल। तुमको सबसे पहले यहां से मिल जाता है mv by qb, बराबर। r इक्वल टू mv by qb, क्योंकि तुमको याद नहीं है, याद होना चाहिए था। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2πr। स्पीड कितना है? v। गुड। तो टाइम पीरियड इज 2πr by v। व्हाट इज r? व्हाट इज r? mv by qb। v और v हो गया कैंसल, तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2πm by qb। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो qb अपॉन 2πm। ये मैंने डायरेक्ट लिखा था, तुमको याद नहीं था, याद होना चाहिए था। याद होता तो यहाँ से सीधा स्टार्ट करते हम लोग हमारा सॉल्यूशन। तो यू हैव qb अपॉन 2πm। इसमें आपको q by m की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज q by m? 1.76 इंटू 10⁻11, और b की वैल्यू भी दी हुई है 3.57 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला अपॉन 2π। गुड, बस इसको सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेटली तो आ ही जाएगा, बता देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। 10⁻11 और 10⁻2 कितना? 9। ये ना 3.6 मान लो, 3.6, इसको 1.7 1.75 जो भी रखना है वो रखो। अप्रोक्सीमेशन कर लो इसको, 2 और 3.5। व्हाट इज 2 इंटू 3.5? 2 इंटू 3.5 7 और नीचे कितना है? 6.28। अप्रोक्सीमेटली ऊपर भी 7 नीचे भी 7, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली। तो ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 10 का पावर बचा, 10⁻9, बराबर। व्हाट इज 10⁻9? गीगा। तो 10⁻9 इज गीगा, तो आंसर शुड बी 1 गीगाहर्ट्ज। तो आंसर शुड बी 1 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। करंट सेंसिटिविटी। फाइनली वी हैव अ क्वेश्चन ऑन करंट सेंसिटिविटी। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी? या लगने नहीं वाला हमको, लेकिन फिर भी मुझे पूछना है। d थीटा बाई डी आई इक्वल्स टू nb अपॉन सी। nba अपॉन सी कि c अपॉन nba? nba अपॉन c, where n is number of turns, b is magnetic field, a is area of that coil, और c क्या था? ट्विस्ट कांस्टेंट। ठीक है, एनीवेज करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको d थीटा बाई डी आई दिया हुआ है, इसको थीटा बाई आई भी लिख सकते हो, करंट सेंसिटिविटी है वो। तो थीटा बाई आई, डी थीटा बाई डी आई एक ही बात है। इट इज 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। इसका मतलब 5000 डिविजन्स पर एम्पियर। क्यों? क्योंकि मिली इज 10⁻³ तो मिली को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग इट इन एसआई सिस्टम। तो आ जाएगा 5000 डिविजन्स पर एम्पियर। ये करंट सेंसिटिविटी है। आगे बोला है इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड। बता भी दिया उन्होंने कि वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब क्या, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज मतलब थीटा बाई वी। जैसे करंट सेंसिटिविटी इज थीटा बाई आई, वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी इज थीटा बाई वी। वेरी गुड। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना दिया हुआ है तुमको? 20 डिविजन्स पर वोल्ट। इट इज 20 डिविजन्स पर वोल्ट। और आपको पूछा रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। मुझे एक बात बताओ, तुमको ओम्स लॉ पता है क्या? व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू IR। वेरी गुड। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी इनटू R, बराबर। तो तुमको क्या चाहिए था? R। तो क्या हो जाएगा ये? वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन करंट सेंसिटिविटी। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी?
20. And how much is current sensitivity? 5000. बराबर. What is 20 upon 5000? उल्टा है. ओके. ओके, वेरी गुड. उल्टा है ना? पक्का पक्का. V इक्वल्स टू आया तो R इक्वल्स टू V बाय, तो फिर मैंने क्या लिखा? किसका रेसिप्रोकल होगा? यस, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. वैसे आंसर मैच भी नहीं होगा तुम्हारा ये लिखने के बाद. इट विल नॉट मैच. रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड ये रेसिप्रोकल होता है. गुड. यहाँ पे ये देखो, करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज रिलेटेड टू वोल्टेज. तो आर का फॉर्मूला जब बनेगा तो ये उल्टा बनेगा, ऐसा बनेगा वो, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी, बिकॉज द रिलेशन इज इनवर्स. गुड. डन. तो यू हैव आर इक्वल्स टू व्हाट इज ऐसा 5000. हाउ मच इज एचवी 20, तो कितना हो गया 250. डन. 250. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो सिर्फ याद रखना, it is current sensitivity upon voltage sensitivity because sensitivity is related inversely to current and voltage. Next question. Good question. A square loop ABCD carrying current I. Square loop. There is a square loop which is carrying current small I. वो मिसप्रिंट होके L हो गया. It is small I. Is placed near a coplanar. Near and coplanar is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I. The net force on the loop will be. तो ऐसा है, हमारे पास है एक स्क्वायर लूप ABCD which carries a current I. You have a square loop. You have a square loop ABCD which carries current in clockwise direction I. और यहाँ पे एक वायर है XY which is coplanar, मतलब in the same plane and near. तो ये जो XY वायर है ये इस लूप के पास में रखा है. इसमें करंट है I. आपको पूछा है द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी. नेट फोर्स ऑन द लूप, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेट फोर्स ऑन द लूप इज कैरिंग करंट. फोर्स ऑन द लूप कैरिंग करंट, इट इज व्हेन दिस लूप इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी करंट कैरिंग लूप पे फोर्स कब लगता है? जब वो कहाँ रखा हो? मैग्नेटिक फील्ड. या तो मैग्नेटिक फील्ड दिखा है नहीं, लेकिन ये बोला है कि बाजू में एक वायर है, उसमें भी क्या है? करंट है. तो जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड किसका? वायर का. उसमें कौन? लूप. और लूप पे क्या लग रहा है? फोर्स. और पूछा है फोर्स, और ऊपर से तुमको डिस्टेंसेस बता दिए. तो दे आर टेलिंग यू दिस इज L/2 डिस्टेंस एंड दिस इज L. दिस इज L/2, दिस इज L. करेक्ट? क्लियर? पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो. इंपॉर्टेंट टाइप है, सिंपल क्वेश्चन है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. You need to have a magnetic field which will basically exert force on this current carrying loop. The magnetic field is produced by long straight wire. That is the idea. अब इसमें से चार साइड में से दो पे फोर्स कैंसिल हो जाएगा. कौन से दो पे? BC और DA. क्यों? What is the formula of force acting on straight wire kept in a magnetic field? Bill sin theta. BIL sin theta. अब करंट का डायरेक्शन तुम देखोगे, अगर यहाँ से करंट ऐसा गया, ओके, क्लॉकवाइज करंट है. BC साइड पे करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट. BC साइड का डिस्टेंस वायर से और DA साइड का डिस्टेंस वायर से सेम है, लेकिन DA में जो करंट है वो उल्टा है, राइट टू लेफ्ट. इसका मतलब BC पे अगर फोर्स डाउनवर्ड्स है तो DA पे फोर्स अपवर्ड्स है. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए? कैंसल. तो तुमको बेसिकली फोर्स ऑन BC एंड फोर्स ऑन DA निकालना ही नहीं है.
तो फोर्स ऑन BC एंड फोर्स ऑन DA कैंसल्स आउट। आपको सिर्फ फाइंड करना है व्हाट इज फोर्स ऑन AB एंड फोर्स ऑन CD, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक द डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन फाइंड करने पड़ेंगे। देखो करंट इन द वायर इज डाउन टू अप, बॉटम टू टॉप, यहाँ पे भी बॉटम टू टॉप, मतलब सेम डायरेक्शन करंट है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑन साइड AB ड्यू टू दिस वायर, इसको मैं F1 नाम दे देता हूँ, अट्रैक्टिव फोर्स लाइक करंट। और फॉर CD पार्ट दिस इज डाउनवर्ड करंट, दिस इज अपवर्ड करंट, तो करंट क्या हो गया, अनलाइक करंट हो गया, तो क्या होगा, रिपल्शन, क्या होगा, रिपल्शन, पक्का। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा वो सब्ट्रैक्शन होगा, F1 माइनस F2। और F1 माइनस F2 क्यों बोला मैंने, उल्टा क्यों नहीं बोला मैंने, F2 माइनस F1 क्यों नहीं बोला, क्योंकि F1 इज ग्रेटर। क्यों ग्रेटर, तुमको पता है, तुमको पता होना चाहिए, जिसका डिस्टेंस कम होता है उस पर फोर्स ज़्यादा लगता है, इसके जो नेट फोर्स होगा वो होगा F1 माइनस F2। तो नेट फोर्स आएगा लूप पे F1 माइनस F2। नाउ योर ड्यूटी इज जस्ट टू फाइंड आउट F1 एंड F2। हाउ डू यू फाइंड आउट F1? F1 is BIL, I small I, length, whatever the length of this side is, L ही है, स्क्वायर लूप है तो L, sin थीटा, थीटा इज 90 इन दिस केस। क्यों 90? ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट AB विच इज गोइंग इनसाइड, राइट हैंड थंब रूल, तो इनसाइड मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो थीटा इज 90, थीटा इज 90, तो F1 is nothing but BIL. What is B? What is the magnetic field produced due to long straight wire? Mu 0 by 4 pi, 2I by distance, तो mu 0 by 4 pi to कैपिटल I, क्योंकि जो वायर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसमें करंट कैपिटल I है, बाय डिस्टेंस इज L by 2, डिस्टेंस इज L by 2, ये हो गया फील्ड इनटू I इनटू L, पक्का पक्का। और थीटा तो साइन 90 तो 1 हो गया, साइन 90 इज 1, ठीक, वो लिखेंगे नहीं हम लोग। तो ये चार ये L कैंसल, व्हाट यू हैव इज म्यू 0 बाय पाई कैपिटल I स्मॉल I, डन, बाकी कुछ नहीं। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल I स्मॉल I है, यस। इन टर्म्स ऑफ L देखते हैं, L का देखते हैं हम लोग, L हमको दिख नहीं रहा हमारे इक्वेशन में, विल सी, बिकॉज L हमारे केस में कैंसल आउट हो गया। ये दिस इज डिस्टेंस L by 2 एंड दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो L होना चाहिए। तो देखते हैं, लेट अस सॉल्व, फिर देखेंगे बाद में। गुड, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज F2। F2 कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज F2? सेम बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, यहाँ पे थीटा होगा 270, 270 होगा, लेकिन रिमेंबर माइनस मत लिखना क्योंकि तुम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। तो व्हाट आई विल बेटर डू इज, इसको मैं 90 ही लिख देता हूँ। आई नो इट इज 270 है, 270 लिख रहे हो तो फिर मॉड लिखो, क्योंकि तुमने डायरेक्शन वैसे बता दिया, मैं तो वापस माइनस करके प्लस कर दोगे, तो डू नॉट डू दैट। तो ये आ जाएगा F2 मैग्नीट्यूड वाइज, व्हाट इज फील्ड, म्यू 0 बाय 4 पाई 2I by distance, L plus L by 2, that is 3L by 2, वो तो 1 हो गया, I into L। गुड 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 गुड, ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। तो व्हाट इज F2, म्यू 0 कैपिटल I स्मॉल I अपॉन 3 पाई। गुड, देन net force is just a subtraction of this, तो net force is F1 minus F2। F1 कितना आया तुम्हारा, how much is F1, mu 0 by pi capital I small I minus mu 0 capital I small I by 3 pi, what is 1 minus 1 by 3, 2 by 3, तो 2 by 3 mu 0 by pi capital I small I, ऐसा कुछ है क्या?
ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ एल नहीं है, तो एल नहीं है क्योंकि एल कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट। अ गुड क्वेश्चन अगेन। अ क्लोज लूप, याद रखना अभी जो मैं बोल रहा हूँ पिछला क्वेश्चन और उसके ये क्वेश्चन और अगले 2 क्वेश्चन के लिए काम में आएगा। नॉर्मली क्लोज लूप जब एक फील्ड में रखा हो, एक्सटर्नल फील्ड में, नॉर्मली जब बताया नहीं हो तो नेट फोर्स 0 होता है। आगे देखेंगे, इसमें तो नहीं लगेगा बट आगे लगेगा अगले क्वेश्चन में। अ क्लोज लूप PQRS, और वैसे सिमेट्रिक भी नहीं है, तो यहाँ पे वी कैनॉट एक्सपेक्ट नेट फोर्स टू बी 0, बट एनीवेज विल सी। अ क्लोज लूप PQRS carrying a current is placed in uniform magnetic field. The magnetic forces on the segments PS, SR are Q. PS पे F1, SR पे F2 और RQ पे F3 respectively, and are in the plane of the paper and along the directions shown. The force on the segment QP is, what is the force on the segment QP, ऐसा पूछा है आपको। तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। आपके पास एक लूप है विच इज नॉट सिमेट्रिकल इन शेप, 4 साइड्स है, उसमें से 3 साइड पे फोर्स बताया है और वो तीनों फोर्सेस इन द सेम प्लेन है, जिस प्लेन में लूप है उसी प्लेन में है, और आपको पूछा है चौथे साइड पे फोर्स कितना है। ऐसे केसेस को सिंपल बनाना है तो यू कैन यूज वेक्टर्स। अब वेक्टर्स कैसे यूज करने हैं उसके लिए पहले समझ लो फोर्सेस। PQ पे जो फोर्स है F1 और RQ पे जो फोर्स है F2, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। I did not say equal in magnitude. They cannot be equal in magnitude. Why? Because the lengths are not same. And you know कि force is proportional to length. जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। तो F1 और F3 में से ज़्यादा फोर्स कौन सा है? F1 और F3 में से ज़्यादा फोर्स कौन सा है? F3, क्योंकि F3 इज फोर्स ऑन RQ और RQ का लेंथ ज़्यादा है। तो F3 और F1 का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स F3। तो ये F3 और F1 का रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं सीधा। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F1। और ये दोनों का हो गया, और F2 कहाँ है? कहाँ है? नीचे है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ F2। दिस इज F2। यस और नो? गुड। और जो बचा हुआ साइड है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि नॉर्मली क्लोज लूप पे फोर्स 0 होता है नॉर्मली। तो जो बचा हुआ साइड है उस पर जो भी फोर्स लगेगा वो इनका रिजल्टेंट होगा। तो बचा हुआ साइड है उस पर जितना भी फोर्स है वो इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कहाँ जाता है? अलॉन्ग द डायगोनल। वेरी गुड। और हमारे लिए तो काम और भी आसान है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये दोनों में एंगल कितना है? 90। तो F4 इज दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लग जाएगा यहाँ पे। तो व्हाट इज F4? F4 विल बी अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस व्हाट? F3 माइनस F1 स्क्वायर। खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी। कुछ किए बिना खत्म हो गया। देखो डी होगा, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, डी है क्या? कुछ नहीं सॉल्व करना है। वेक्टर्स पता है तो यू हैव टू डू नथिंग, नहीं तो फिर सॉल्व करते रहोगे। तो जो अभी मैंने आपको बताया वो समझा होगा तो ये भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो। A square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. हमारे पास एक स्क्वायर लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में है, और जो प्लेन ऑफ द लूप है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का प्लेन क्या है? सेम है। याद आ रहा है क्या? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप, उसके 2 केसेस देखे थे हमने, याद है? भूल गए तो कैसे चलेगा? भूल गए तो फिर कुछ भी नहीं आएगा तुमको। ये हमारे पास है एक स्क्वायर लूप, you have a square loop, important,
you have a square loop. A square current carrying loop is suspended in uniform magnetic field acting in the plane of the loop. इसका मतलब लूप और मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन द सेम प्लेन. जब ऐसा होता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दो साइड पे तो फोर्स लगता ही नहीं है. कौन से दो साइड? बी सी एंड डी ए. इस पे अगर फोर्स F है तो इस पे जो फोर्स होता है ना वो पता है कितना होता है? -F, क्योंकि नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0. तो अब क्वेश्चन पढ़ो. इफ द फोर्स ऑन वन आर्म इज F, द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स ऑफ द लूप इज. 3 में से 2 पे तो फोर्स ही नहीं है. यहाँ पे फोर्स 0 है और यहाँ पे भी फोर्स 0 है. इधर F है तो उधर कितना है? कितना है? -F. ऑप्शन सी. नथिंग टू सॉल्व. कॉन्सेप्ट्स पता है तो बस. अगला क्वेश्चन. ये सेम चीज है, ये भी. दिस इज अ सेम थिंग. चलो ध्यान दो यहाँ पे. अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप पे नेट फोर्स 0 ही होता है. क्लोज्ड लूप पे नेट फोर्स 0 ही होता है इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी. सिर्फ यहाँ पे जो लूप है वो स्क्वायर नहीं है, वो रेक्टेंगल नहीं है, वो सर्कल नहीं है, वो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग AB. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज एक्टिंग अलोंग AB. इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है. एक्टिंग अलोंग AB. अलोंग AB मतलब ऐसा. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. गुड. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म BC, ये जो BC आर्म है इस पे अगर फोर्स F है, इफ द फोर्स इज F, द फोर्स ऑन द आर्म AC विल बी -F. क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0. ऑप्शन सी चेक करो. ऑप्शन सी है क्या? गुड. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे. विल जस्ट यूज द लॉजिक एंड डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट क्वेश्चन में मैग्नेटिज्म नहीं लूंगा. आई विल स्किप दिस क्वेश्चन. आई विल स्किप दिस क्वेश्चन आल्सो बिकॉज़ दिस इज मैग्नेटिज्म. तो तब देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड फॉर्मूला याद आना चाहिए. μ0ni is magnetic field along the axis of solenoid. A closely wound solenoid of 2000 turns. The total turns on the solenoid is 2000. Area of cross section is 1.5 × 10⁻⁴. तो जो solenoid है उसका area of cross section कितना है? 1.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. Carries a current of 2 ampere. It is suspended through its center. solenoid के center से तुमने उसको suspend किया and perpendicular to the length. मैं diagram draw कर दूंगा. Allowing it to turn in horizontal plane in uniform magnetic field of 5 × 10⁻⁻² Tesla, making an angle 30 with the axis of the solenoid. Good. The torque on the solenoid will be. क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना ही इजी क्वेश्चन है. सिर्फ तुमको पता होना चाहिए ओरिएंटेशन. ये था solenoid. This is the solenoid that you have. Of course solenoid have number of turns. तो उसके ऊपर टर्न्स है, वो टर्न्स भी यहाँ पे बताऊंगा मैं. तो यू हैव नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ नॉर्मली ऑफ कॉपर वायर. तो इसके ऊपर वाइंडिंग होता है कॉपर का. समथिंग लाइक दैट. अब इसको तुमने सस्पेंड किया विद द हेल्प ऑफ सम थर्ड लेटर्स से. समथिंग लाइक दैट. ऐसा सेंटर से सस्पेंड किया सो दैट इट कैन रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ऐसा रोटेट होगा वो. इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड ऐसा रोटेट होगा. एंड ये है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. और आपको बोला है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है? 30. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. और आपको पूछा है टॉर्क. टू बी ऑनेस्ट इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी तुमको सिर्फ टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज टॉर्क? म्यू बी साइन थीटा. डन. व्हाट इज म्यू? NIA. रिमेंबर NIA b sin theta. What is number of turns given to you? 2000. 2 × 1000. How much is the current? 2 ampere. What is the area? 1.5 × 10⁻⁴. How much is the magnetic field given to you? कितना बोला magnetic field? 5 × 10⁻². And angle कितना है? 30 है क्या? Yes. Sin 30 is 1/2. Good. तो एक काम करो, ये 2 कर दिया कैंसल आउट. 5 × 2 10.
10 और 10⁻³ 10⁻⁴ और -4 कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1.5 × 10⁻⁻², 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी, वेरीफाई कर लो आंसर, शुड बी ऑप्शन सी। वैसे बाय द वे वो थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एरिया इटसेल्फ इज नॉर्मल टू द कॉइल, तो मैं एरिया का जो डायरेक्शन है ये एरिया हो गया, इसका डायरेक्शन नॉर्मल होता है, मतलब अलोंग द एक्सिस होता है, तो अलोंग द एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है दैट इज थीटा इन दिस केस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 2015 का PYQ है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड विड्थ 0.1 मीटर, लेंथ इंटू विड्थ इज एरिया, तो एरिया मिल गया आपको 12 × 10⁻⁻3, ये 12 × 10⁻⁻2 था, ये 10⁻⁻1 था, तो एरिया हो गया 12 × 10⁻3 0.012, हैविंग 50 टर्न्स, n की वैल्यू 50 है, इज सस्पेंडेड vertically in uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square, 0.2 Tesla. The coil carries a current of 2 ampere. If the plane of the coil is inclined at an angle theta 30 degree, at an angle of 30 degree with the direction of the field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium will be. वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बट द वे ऑफ आस्किंग इज डिफरेंट, सेम ही क्वेश्चन है, डन। n कितना, थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 50, हाउ मच इज द करंट, 2 एम्पियर, व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू विड्थ दैट इज 12 × 10⁻², ये लेंथ हो गया और विड्थ है 10⁻⁻1 इनटू बी, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड गिवन टू यू 0.2 व्हिच इज 2 × 10⁻1 अगेन, एंड एंगल इज 30, यस, तो sin 30 is 1/2, sin 30 is 1/2, ओके, गुड, कैंसिल, ये हो गया देखो आपका 15 × 200 और ये 10⁻² ये भी गया, क्या क्या बचा 12 × 10⁻², तो कितना आंसर आएगा 0.12 न्यूटन मीटर, जोक सी है ना ऑप्शन, यू हैव टू वेरीफाई, ऑलवेज वेरीफाई, ये दिया है 0.2 दिया है, ओके तो थोड़ा सा वापस पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, कहाँ पे गलती हुई, गलती यहाँ हुई, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, वो अभी मैंने बताया था, एंगल कॉइल को परपेंडिकुलर से मेजर करते हो कि पैरेलल से मेजर करते हो, ये कॉइल है, ये कॉइल को परपेंडिकुलर है, इसमें और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल मेजर किया जाता है, इन दोनों में एंगल थीटा होता है, बराबर, हाँ कि ना, यस और नो, यस। इन्होंने क्या बोला है, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये प्लेन ऑफ द कॉइल, आई ड्रॉ लाइन हियर, दिस इज अ लाइन इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये कॉइल के प्लेन में एक लाइन है, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब ये लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30, मतलब ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो गया 60, तो साइन थीटा इज नॉट साइन 30 बट इज साइन 60, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स्ट्रा √3, तो तुम्हारे आंसर में भी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा √3, व्हाट इज √3 1.732, व्हाट इज 1.732 into 0.12 0.2, गुड, तो ये वर्ड हमने पढ़ा नहीं, मतलब मैंने पढ़ा नहीं, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल is making 30 degree with the direction of the field, तो normal to the coil will make how much 60, डन, अब आंसर आएगा तुम्हारा ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर थ्योरी पता होगा तो थ्योरी मैंने तुमको पढ़ाया था, जब तुम्हारे पास एक
डाइपोल हो, मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो दो इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें एक्सटर्नल फील्ड के साउथ पोल के पास में मैग्नेट का नॉर्थ होता है और एक्सटर्नल फील्ड के नॉर्थ के पास में मैग्नेट का साउथ होता है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक होता है अनस्टेबल, जिसमें एक्सटर्नल फील्ड का नॉर्थ और मैग्नेट का नॉर्थ होता है और एक्सटर्नल फील्ड का साउथ और मैग्नेट का साउथ होता है। बराबर, अगर वो पता होगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A current loop in a magnetic field, first of all current loop acts as a magnetic dipole, मतलब it has two poles, north and south। उसको जब तुम एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, one stable while the other is unstable, yes, so you have your answer, done, खत्म। जवाब इनको उठो उठो। Tell me what is the potential energy of the dipole in an external field in stable equilibrium situation? No one else will say a word in between. You. Stable equilibrium क्या होता है? What is stable equilibrium? What is stable equilibrium? What is dipole? यहाँ से start करता हूँ। What is dipole? Current carrying loop acts as a dipole. What does it mean? मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। Current loop in a magnetic field. Current loop acts like a dipole. What does that mean? Current loop का एक side is like north pole. Which side? जिसमें करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, और दूसरा साइड क्या होता है, साउथ पोल, जिसमें करंट क्या हो, क्लॉकवाइज हो। तो जब तुम एक करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड के पास भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और लूप के पास भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो या तो एक्सटर्नल फील्ड का नॉर्थ और लूप का साउथ दे अलाइन, राइट, एक्सटर्नल का नॉर्थ, लूप का साउथ, इसको बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, माइनस म्यू भी होता है। एक दूसरा ओरिएंटेशन भी होता है, इक्विलिब्रियम होता है वो भी, बराबर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हो, जिसमें एक्सटर्नल फील्ड का नॉर्थ और लूप का भी नॉर्थ, दे आर अलाइन्ड, राइट। इस केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज म्यू बी प्लस म्यू बी। तो अगर एक करंट लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ, तो इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल। खत्म, ऑप्शन ए, डन। बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है तुमको, ए ही होना चाहिए, ए ही होगा। गुड। ये चैप्टर में कम से कम नीट में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, और यू आर लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस, तो थ्योरी निग्लेक्ट करोगे, गॉन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ मेटालिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, एक रॉड है जिसमें हर एक मीटर में पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, 0.5 kg, इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया उसको, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा, तो आपको पता होना चाहिए एक कंपोनेंट ऑफ वेट नीचे की तरफ होता है। मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, लेकिन यू हैव टू नो दिस, which is mg sin theta. Okay, so on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 with the horizontal, the rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in vertical direction. Good. The current flowing in the rod to keep it stationary is, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी तुमको यहाँ अप्लाई करने हैं, एनएलएम। सबसे पहले क्वेश्चन ही समझना इज डिफिकल्ट। ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक प्लेन है जिसमें हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, जिसको तुम थीटा बोलना होगा। तो इसके ऊपर एक रॉड है, रॉड। अभी रॉड का क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है, सर्कुलर। रॉड ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, तो तुम साइड से देख रहे हो, तो तुमको रॉड सिलेंड्रिकल नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, डिस्क, क्योंकि तुम उसको साइड से देख रहे हो, तो यू विल सी इट लाइक अ डिस्क। और रॉड का वेट है, और वेट होता है mg, और mg कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड इट एक्ट्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर में एक्ट होता है वेट। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो लाइंस में एंगल थीटा है, तो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर को भी, मतलब इन दोनों में थीटा है एंगल, तो इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर दो लाइंस में भी एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये भी कितना होगा, 30। तो ये कौन हो गया, mg cos 30, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, cos 30, आई डोंट नीड दिस एनीवेज। अगर ये mg cos 30, तो ये कौन है,
mg sin 30। अगर ये mg sin 30 है, इसका मतलब वेट का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये रॉड नीचे स्लाइड होके आना चाहिए था, लेकिन इसको हमको नीचे आने देना नहीं है, तो हमने इसमें एक करंट पास कर दिया। और आपको पता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर एक एक्सटर्नल फील्ड में हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाता है? फोर्स। क्या लगाता है? फोर्स। हमने फील्ड लगा दिया ऐसा। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, क्वेश्चन ने बोला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज एक्टिंग ऑन इट इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन, बराबर, राइट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? It is I L bar cross B bar. Force on a long straight wire is I L bar cross B bar. मतलब वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा। अब थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ। लेंथ, रॉड इज कमिंग आउटसाइड, दिस इज द लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अपवर्ड्स। इन दोनों को परपेंडिकुलर, इन दोनों को परपेंडिकुलर मतलब कहाँ पे? नीचे। कैसे? एक लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है, एक लाइन ऊपर जा रही है, तो नीचे कैसे होगा? इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन है? टू द राइट साइड, टू द राइट साइड। तो देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हिच इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड गुड, 100%। गलती की तो गए, इफ यू डू अ मिस्टेक गॉन। वेरी गुड। तो अब मुझे इसके कंपोनेंट्स बताओ, या फिर तुम इफ यू वांट यू कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। रिमेंबर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? नो। लेफ्ट हैंड के थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। थंब should be pointing in the direction of magnetic field. Middle finger is force and index finger is current. Current. If current is coming out, magnetic field is up. Where is the force? यहाँ पे। और if the current is going inside, तो where is the force? अरे ये magnetic field था, ये कौन है? करंट है। ये कौन है? फोर्स है। अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा तो फोर्स उस तरफ होगा ना। इफ द करंट इज गोइंग इनसाइड, फोर्स इज टू दैट साइड। पक्का पक्का? mg sin 30 इस रॉड को नीचे ला रहा है, यस और नो? तो उसको कुछ तो बैलेंस भी करेगा। कौन बैलेंस करेगा? देखते हैं। एक काम करो, इस लाइन को एक्सटेंड कर लो। कर लिया एक्सटेंड। ये थीटा है तो ये भी कितना है? ये थीटा है तो ये भी कितना है? ये थीटा तो ये भी कितना है? थीटा है। क्यों थीटा है? करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कितना है? 30। हाँ कि ना? तो ये एफ बी कॉस 30 है। क्या है ये? एफ बी। तो मुझे डायग्राम देख के बताओ कि mg sin 30 को किसने बैलेंस किया है? हाँ, तो एफ बी कॉस 30 ने mg sin 30 को बैलेंस किया है। वेरी गुड। What is the formula for force acting on a current carrying wire? Bill sin theta. क्या? Bill sin theta. BIL sin theta. Where theta is the angle. Theta is the angle between magnetic field and length. Length अभी तुमने ही बोला, लेंथ बाहर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था। व्हाट इज द एंगल? तो ये 90 है। और एक cos 30 को cos 30 रखो। व्हाट इज cos 30 बाय द वे? √3/2। गुड, वेरी गुड। mg sin 30 इज 1/2। ये और ये हो गया कैंसल आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? 0.25। और करंट तो पूछा है आपसे, पूछा ना करंट? दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द करंट। आई पूछा है हाउ मच इज द लेंथ, पता नहीं, कैंसल आउट होगा। ओके, कैंसल आउट हो जाएगा तो करेंगे कैंसल आउट। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ दिया है तुमको। व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ? आई कॉल दिस मास एज कैपिटल M और स्मॉल m में रिजर्व कर लेता हूँ मास पर यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, तो इसको मैं कैपिटल M बोल देता हूँ
इसको भी मैं कैपिटल एम बोल देता हूँ, कैपिटल एम बोल देता हूँ. यू नो, डू यू नो स्मॉल m इज कैपिटल M by L, मास पर यूनिट लेंथ. तो व्हाट इज मास? m into L. तो L ये तो 1 था, थीटा वाज 90 इन दिस केस, ये 1 हो गया. कितना बचा ये? √3. व्हाट इज कैपिटल M? m into L. m into L, वेरी गुड. इनटू क्या? g. बराबर, गुड गुड. ये और ये हो गया कैंसर. तो व्हाट यू हैव? I equals to mg by √3 into 0.25. Okay, good. What is m? 0.5. What is g? 10. बोला क्या 10 लेने के लिए? नहीं, 9.8 अपॉन √3 into 0.25. इसको सॉल्व कर लो, आ गया आपका आंसर. 10 लेना है 10 ले लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता. You can take 10 also. How much is this calculation? 11 point something. 11 point something. What is √3? 1.732. अब देखो कैलकुलेशन करना कैसे. उसको तुम अगर 10 मान लो तो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 20 आ गया. और ये कितना है? 1.732. आई गिव यू जस्ट एस्टिमेट, जस्ट अ वेरी सिंपल एस्टिमेट. अगर नीचे 1.5 होता तो ये 2/3 होता, राइट? 3/2, 2/3. तो कितना होता है ये? 0.66. अगर ये 1/2 होता तो ये 0.5 होता. हमारे पास जो नंबर है ना, ये इन दोनों के बीच में है. यस और नो? आगे ना. तो आई विल टेक इट टू बी 0.6. 0.6. 20 इंटू 0.6 कितना होता है? 12. तो योर आंसर शुड बी नियर बाय, नियर अबाउट 12. व्हाट इज नियर अबाउट 12 ऑप्शन में? 12 के आसपास 11.32. और करेक्ट है, ऑप्शन डी होगा. अगला क्वेश्चन. हाँ, आपको पता है ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है. पता है आपको? एक क्वेश्चन था जो वायर के अंदर एट अ डिस्टेंस r मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपको बताता था, और वायर के बाहर कितना है वो बताता था. बाहर तो पता ही है, μ0/4π2I/r. और अंदर क्या था पता है? μ0/4πI/r/r². अरे कल ही लिया था ना क्वेश्चन, तो कल हमने लिया था. तो मुझे बताओ फटाफट से, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड? मैंने लिख के दिया है फॉर्मूला, और आउटसाइड का भी लिख के दिया है. आई वॉन्ट यू टू टेल मी दिस वेरी क्विक. ये तो इजी है. इट इज जस्ट μ0/4π2I/r. मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. दैट इज व्हाट यू नो. ये तो पता ही है. इनसाइड का मैंने बताया था μ0/4π, याद है क्या? 2IR/r². अभी वो 2 है कि नहीं वो तुम चेक करो. है क्या 2? हाँ है. गुड. तो डू यू सी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑन द एक्सिस. ये कैपिटल आर होता है रेडियस ऑफ द वायर. कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द वायर. मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ. ये है वायर, दिस इज द वायर. द रेडियस ऑफ द वायर इज कैपिटल आर. इनसाइड एट अ पॉइंट, तुमको अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डिस्टेंस आर पे, तो दैट इज द फॉर्मूला. और अगर तुमको बाहर निकालना है, बाहर डिस्टेंस आर पे, तो दिस इज द फॉर्मूला. मैंने लिख के भी दिया था तुमको, वेयर आर इज लेस देन आर, और यहाँ पे लिखा था वेयर आर इज ग्रेटर देन आर. तो वायर के अंदर एक्सिस से मेजर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. मतलब y प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y इक्वल्स टू mx वाला फॉर्म. y इक्वल्स टू mx वाला फॉर्म अगर हो, y इक्वल्स टू mx वाला फॉर्म हो, या फिर y इज प्रोपोर्शनल टू x हो, तो वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन. तो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरीज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, और वायर के बाहर इट फॉल्स लाइक रेसिप्रोकल. ऑप्शन डी. देखो स्ट्रेट लाइन और फिर फॉलिंग ऑफ. फिर बोलोगे बी क्यों नहीं? बताओ तो बी क्यों नहीं? बी में जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी. तो जो फॉर्मूला मैंने कल लिख के दिया था, मैं जानबूझ के बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लिखो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. डन.
We'll jump to 19 number question. This will be the last question for NEET PYQ. Two concentric coils, concentric same center, each of radius equal to 2 pi centimeter, are placed at right angles. ये क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि कल मैंने तुमको ट्रिक बताया था, तो आई वांट यू टू टेल मी द ट्रिक अगेन. तो दोनों राइट एंगल्स पे है, मतलब दोनों कॉइल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर आर द करंट्स फ्लोइंग इन ईच कॉइल रिस्पेक्टिवली. I1 और I2 की वैल्यू दी है. द मैग्नेटिक इंडक्शन इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज. मैंने कल एक तुमको फॉर्मूला डिराइव करके दिया है नेट फील्ड का. इट वाज म्यू 0 बाय समथिंग समथिंग अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर. यहाँ पे नीचे क्या लिखूं? 2r. पक्का? श्योर श्योर. गुड. व्हाट इज म्यू 0? 4 pi into 10 raised to minus 7. What is radius? How much is radius? 2 pi. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कर लिया? What is I1? 3 square and this is 4 square. ये 4 pi और ये 4 pi कैंसिल हो गया. 3 square plus 4 square is 5, क्योंकि 9 plus 16 तो 5 और ये 10 raised to minus 5 टेस्ला. राइट. तो ये आपका आंसर आना चाहिए. 5 into 10 raised to minus 5 ऑप्शन नंबर सी. चेक करो है क्या है. तो इसलिए मैंने कल बताया था कि इसके आगे मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ. आई हैव डिराइव्ड दिस बट नाउ यू कैन यूज इट एज अ शॉर्टकट. डन. ऑप्शन सी.